नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी प्यारे साथियों को एक बार फिर से वंस अगेन सनाउर रहमान खान की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। तो सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और ये सेशन ज़बरदस्त जाने वाला है। और आपको बताते चले इस सेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जानेंगे और कुछ स्टैटिक जानकारियाँ होंगी, कुछ कॉन्सेप्चुअल जानकारियाँ होंगी। तो सभी प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस सेशन को ज़बरदस्त बनाइएगा। तो मेरे प्यारे साथी आइए जुड़ते हैं गाइस। अगर हम लोग बात करें अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, तो सबसे पहले आपको बता दो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से पहले SRK कोड लगाइए। और जब ये SRK कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो आपका पे होगा उस पे में जितना आप पेमेंट करेंगे उसमें से 10% डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप SRK कोड लगाते हैं। तो सभी प्यारे दोस्तों SRK कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। SRK कोड मेरा रेफरल कोड है, जिसको लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। गाइस प्लस क्लासेस की क्या क्या फीचर्स है इस पर हम लोग जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्लस क्लासेस की अगर हम बात करेंगे तो प्लस क्लासेस में या प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी। वीकली टेस्ट मिलेगा, मतलब हर वीक में टेस्ट होगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगी जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से जिस तरह से कोर्स को बनाया गया है उसी हिसाब से जो है आपको बढ़िया सा कोर्स मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब इस सब्सक्रिप्शन की सबसे खास बात यही है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बिल्कुल लेना ना भूलें। अब आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा भी फीचर्स क्या है। इसके अलावा है पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, गेट वन गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एग्जाम एक्सपर्ट। जो एग्जाम एक्सपर्ट होंगे जो भी है वो आपको गाइड करेंगे पर्सनली। और आपको दूसरी बार बता दिया जाए कि स्टडी प्लानर मिलेगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान होगा विद बाई वीकली रिव्यूज। मतलब हर सप्ताह का जो है वो टेस्ट आपको पहले से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हर सप्ताह का पहले ही जो है उसकी पूरी शेड्यूलिंग करा दी जाएगी और रिव्यू भी उसका लिया जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका टेस्ट एनालिसिस होगा। जो भी टेस्ट आप देंगे उसका एनालिसिस भी किया जाएगा। इसके अलावा और भी मेरे प्यारे दोस्तों तो एक्सपर्ट द्वारा गाइडलाइंस दी जाएगी जो एग्ज़ाम एक्सपर्ट होंगे, और वो भी स्टडी बूस्टर वर्कशॉप के थ्रू दिया जाएगा। इसके अलावा स्टडी मटेरियल जो कि स्पेशलाइज्ड नोट्स होंगे, प्रैक्टिस सेट्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो अब ये रहे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये फीचर आपको मिलेंगे। तो फीचर्स कितने हैं पर दोस्तों? 9 फीचर्स हैं। इन 9 फीचर्स का फ़ायदा उठाइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो बहुत अच्छी बात है। कोड लगाना ना भूले, SRK कोड लगाइए, 10% ऑफ पाइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अनअकैडमी का जो अल्ट्रा कम्पैक्ट जो कि एक्शन प्लान है SSC एग्ज़ाम के लिए, इसका एक एग्ज़ाम होगा जो 60 मिनट का होगा, 60 मिनट का होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे। और यदि आप इसमें रैंक 1 से लेकर 10th तक लाते हैं, मतलब फर्स्ट रैंक से लेकर 10th तक लाते हैं, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर आप 11 से लेकर 100 तक लाते हैं तो आपको 75% स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर आप 101 से लेकर 500 तक रैंक लेकर आते हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर आप 501 से लेकर 1000 तक रैंक लेकर आते तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप 1001 से लेकर 3000 तक रैंक लेकर आते तो 20% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। इसके अलावा आकर्षक आपको उपहार मिलेगा, जैसा कि आपको पता है डेल का लैपटॉप मिलेगा, सैमसंग मोबाइल मिलेगा, फिटबिट मिलेगा,
और गिफ्ट कार्ड जो कि अमेजन का गिफ्ट वाउचर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं। टॉप रैंकर्स टू विन टू अप टू 100% स्कॉलरशिप एंड एक्साइटिंग गर्ल्स। तो एक्साइटिंग गजेट आपको मिलेंगे। क्वेश्चन क्रिएटेड बाय टॉप नॉच एजुकेटर, बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। लकी पार्टिसिपेंट को मौका मिलेगा 5,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर जीतने का, जो कि अमेजन का होगा। लाइव टेस्ट अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आपको होगी। आपको बता दें टेस्ट कब है मेरे प्यारे बच्चों। तो टेस्ट है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को होगा। और यह भी बता दें टेस्ट का टाइम क्या है। तो टेस्ट का टाइम है मेरे प्यारे दोस्तों 12 PM है। इसमें इनरोल होने के लिए SRK कोड लगाकर इनरोल होइए, SRK कोड लगाकर इनरोल होइए आपके लिए। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी की जानकारी आपको अगले स्लाइड में दी जा रही है। ओके, अनअकैडमी का जो अल्ट्रा कॉम्बैक्ट टेस्ट है ये लाइव टेस्ट होगा। अल्ट्रा कॉम्बैक्ट टेस्ट जो है वो कैसा टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो लाइव टेस्ट होगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे। 60 क्वेश्चन में मतलब मैथ होगा, रीजनिंग होगा और इंग्लिश होगा एंड जीके जीएस होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन होंगे 60 मिनट्स के। इन सारे क्वेश्चन को करने पड़ेंगे, 1 घंटे का होगा। ठीक है दोस्तों, तो इनरोल होने के लिए SRK कोड लगाइए। ओके, टेस्ट का टाइमिंग एक बार फिर से बता देते हैं, 24 अप्रैल एंड 12 PM, ये बात आपको याद रखना है। चलिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जिस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रैक SSC एग्जाम विद 2022 विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सेक्शन वाइज टेस्ट। ओके, तो आपको बताते चले मेरे प्यारे दोस्तों, ओके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो अब ये चीजें आपको याद रखना है कि इतनी सारी चीजें हम लोग को सीखने को मिलेंगी मेरे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ओके, चलिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्रैक SSC एग्जाम में मॉक टेस्ट अवेलेबल फॉर SSC एस्पायरेंट टेस्ट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन के लिए है। दूसरी चीज आपको बता दें, बिन एक्साइटिंग गिफ्ट वाउचर अप टू 5,000 और अप्रैल 1 से 30 अप्रैल तक है। और आपको बता दें मेरे प्यारे दोस्तों, इनरोल होने के लिए SRK कोड लगाइएगा। इनरोल होने के लिए SRK कोड लगाइए, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज है 20 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है SSC CGL CHSL का बैच स्टार्ट हो चुका है 22 अप्रैल का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, SSC CGL CHSL का स्टार्ट हो चुका है, 22 अप्रैल का बैच है। तो इसको लेना बिल्कुल ना भूले मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए, बैच का नाम है सफलता बैच, सफलता बैच। और ये सफलता बैच जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए, कवर फुल सिलेबस फॉर SSC CGL एंड CHSL 2020 एंड 2023 एग्जाम। तो ये जो बैच होंगे, ये बैच किस एग्जाम के लिए होगा गाइस? इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा SSC CGL एंड CHSL के लिए, जो आने वाला है 2020 एंड 2023 में। इसके अलावा क्लासेस इन हिंदी एंड इंग्लिश
नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। टोटल 400 प्लस कंटेंट होगा, घंटे का कंटेंट होगा। 8 महीने इसका ड्यूरेशन होगा, मॉक टेस्ट होंगे और क्विजेस मिलेंगे। इसमें एक फीचर्स बड़ा यूनिक होगा, वो ये होगा कि चलती क्लास में आप राइज योर हैंड्स करके अपने फेवरेट एजुकेटर से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए कंप्लीट बैच ऑन जनरल साइंस, इसमें हम भी मिलेंगे इस बैच में। ऑल एसएससी एग्जाम 2022 जो है एग्जाम के लिए है, पैथवे टू क्रैक एसएससी एग्जाम विद इंडिया टॉप एजुकेटर। ये 20 अप्रैल को जो है स्टार्ट हो रहा है, और इसको लेने के लिए आपको बता दें SRK कोड लगाइएगा, और जब SRK कोड लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा दोस्तों, 10% ऑफ मिलेगा। ओके चलिए, कवर फुल सिलेबस इसमें जीएस का होगा, जो कि पूरी तरीके से कवर किया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। टोटल 200 घंटे की क्लास होगी, मॉक टेस्ट होंगे, क्विजेस होंगे, और इसमें भी फीचर्स रहेंगे राइज योर हैंड्स। ओके तो आइए दोस्तों, आइकॉनिक फीचर्स आप देख लेते हैं। इसमें पहली जो प्रायोरिटी दी जाती है डाउट सॉल्विंग के लिए, प्रायोरिटी दी जाती है लाइव क्लासेस के लिए। राइज योर हैंड्स बहुत ही यूनिक है कि टॉक विद योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लास एंड क्लियर योर डाउट्स। चलती क्लास में, लाइव क्लास में आप अपने फेवरेट जो है एजुकेटर से अपने डाउट्स पूछकर और उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे तो इट मच बेटर देन ऑफलाइन, मतलब इतना बढ़िया सिस्टम होगा कि जैसे आप ऑफलाइन में टीचर से पूछ सकते थे सारी चीजें, वैसे यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ओके और ये फीचर्स कैसे है तो आप देख सकते हो। आस्क अ डाउट इज नाउ अवेलेबल ऑन अनअकैडमी वेबसाइट एंड ऐप विद ब्रांड न्यू अपडेट, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। Ask up to 3 doubts at a go. You can post 2 additional doubts while waiting for your solution. ओके तो सिंपली है, इसको क्लिक करिए, क्रॉप करके और फिर सबमिट कर दीजिएगा, आपके डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके गाइस, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका फायदा आप जरूर उठाइए। अगर अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ओके तो आपको बता दें जब भी आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो SRK कोड लगाइए और 10% आपको ऑफ मिलेगा। SRK कोड लगाइए, 10% आपको ऑफ मिलेगा। आपको बता दें कि जो आइकॉनिक प्लस का सब्सक्रिप्शन है उसके लिए मैं बता दूं 24th मंथ का अगर आप लेते हैं तो आपको बताते चले दोस्तों 390 रुपीज़ पर मंथ अगर आप पे करेंगे तो आपको मिलता है। 12 मंथ का अगर लेंगे तो जो है 650 रुपया पर मंथ पे करेंगे, और अगर मेरे प्यारे दोस्तों 6 मंथ का लेते हैं तो आपको 1080 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा पर मंथ। तो बहुत अच्छा है, EMI सिस्टम है इसमें, इसका फ़ायदा जरूर उठाएं और अपने SSC का जो सुनहरा मौका है तैयारी करने को बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब भी इसमें भी SRK कोड लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 10% ऑफ मिलेगा। ओके देखिए दोस्तों, अगर आप 24 मंथ का लेते हैं तो 7800 का कोर्स जो है ये केवल आप 325 रुपया महीना देकर आराम से इस पढ़ाई कर सकते, तैयारी कर सकते। और अगर 12 महीने का लेते हैं तो 6500 रुपये का कोर्स 542 रुपया पर मंथ देकर आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ओके अगर 6 महीने का लेते हैं तो 5400 रुपये का कोर्स 900 रुपये पर मंथ देकर आराम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। ओके तो सारी सुविधाएं स्टडी का अनअकैडमी के इस इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है दोस्तों। आइए रिपोर्ट एंड विन। ओके गाइस, चलिए तो आइए हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों
पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जैसा कि है, और जैसे हम पहला प्रश्न देखते हैं आप खुद देख सकते हो कि क्या कहानी है इसकी। कि पहला ऑप्शन में दिया गया विश्व तपेदिक दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस। इधर दिया हुआ है विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे। कुष्ठ निवारण दिवस, लेप्रोसी प्रिवेंशन डे। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस, इंटरनेशनल ओजोन डे। इधर दिया हुआ 1 दिसंबर, इधर दिया हुआ 31 जनवरी, इधर दिया है 16 सितंबर और इधर दिया हुआ 24 मार्च। आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। चलिए तो गाइस बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या है, इस पर हम लोग बहस करते हैं थोड़ा सा। तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व टीबी दिवस, वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। मतलब टीबी डे जो मनाया जाता है, टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे जो मनाया जाता है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें गाइस, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे, एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो एड्स डे कब मनाया जाता है भैया? वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है बेटा? तो कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है 31 जनवरी को। लेप्रोसी 31 जनवरी को मनाया जाता है और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो भैया इसको आप देख ले, पहला का चौथा मतलब केवल और केवल ए सही है इसका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए गाइस, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इसको भी मैच कराने को आया है कि त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन छिद्र, ओजोन लेयर। और लिस्ट 2 में दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अल्ट्रावायलेट लाइट, डेसिबल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह भी क्वेश्चन कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? मैच कराने को आया है। तो जरा हम लोग इस पर जिक्र करते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं, जरा मैच कराते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए दोस्तों, स्किन कैंसर किससे होता है? अल्ट्रावायलेट रे। देखिए सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेस होता है, अगर वो अल्ट्रावायलेट रेस हमारे स्किन पे पड़ जाएगा तो स्किन के जीन को चेंज कर देगा और स्किन कैंसर हो सकता है। और ध्वनि प्रदूषण या नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन उसको कहा जाता है जब ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी मोर देन 60 डेसिबल, मोर देन 60 डेसिबल। अगर 60 डेसिबल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको ध्वनि प्रदूषण या नॉइस पोल्यूशन कहा जाता है। डेसिबल ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ओके गाइस, तो ध्वनि प्रदूषण तो हम देख सकते हो 60 डेसिबल से ज़्यादा हुआ तो इसकी इकाई क्या होती है? डेसिबल। ओके, चलिए, वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है मेरे प्यारे दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए केवल कार्बन डाई, मीथेन, कौन सा बेटा? मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा ओजोन होल जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। तो ओजोन लेयर में जो छिद्र बनता है डिप्लीशन होने के बाद वो किससे संबंधित है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो पहला का दूसरा
पहला का दूसरा और दूसरा का तीसरा, पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। फिर तीसरा का क्या होगा बेटा, चौथा, तीसरा का चौथा, ये वाला सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयोडीन प्राप्त होता है, सबसे पहले हम लोग आयोडीन की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भैया आयोडीन की। तो आपको पता है आयोडीन क्या है, तो आयोडीन हैलोजन ग्रुप का एक एलिमेंट है, हैलोजन ग्रुप का या हैलोजन समूह का एक एलिमेंट है। और हैलोजन में कौन कौन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और एस्टेटीन आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए आयोडीन एकमात्र हैलोजन है या नॉन मेटल है जिनमें चमक पाई जाती है, लस्टर पाया जाता है, चमकने को लस्टर बोला जाता है। ओके, एकमात्र आयोडीन नॉन मेटल है, या कह सकते हो कि वो एलिमेंट है या नॉन मेटल है जिसमें चमक पाया जाता है। अब ये आयोडीन हमारे लिए यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ये आयोडीन जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन के साथ काम करता है। और आपको पता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। क्या करता है भैया? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, तो यह बात आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका सोर्स क्या है भैया? तो सोर्स इस धरती पर अगर देखें तो बहुत है, जैसे नमक है, सॉल्ट है आयोडीन का सोर्स। इसके अलावा और भी सोर्स है क्या बेटा? सी फूड है या सी प्रोडक्ट है, सी फूड है, उन ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां भी हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं। अब लेकिन समुद्र में पाया जाने वाला लैमिनेरिया, लैमिनेरिया इज एन एल्गी, लैमिनेरिया इज एन एल्गी, एक शैवाल है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। और अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाती है बेटा? ग्वाइटर। ग्वाइटर बोले तो घेंघा हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? घेंघा हो जाता है या ग्वाइटर। और घेंघा या ग्वाइटर से क्या इफेक्ट होता है? थायराइड ग्लैंड इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है गाइस? थायराइड ग्लैंड प्रभावित होता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रिबन एक्सप्रेस किससे संबंधित है? आपको बताना है रेड रिबन एक्सप्रेस किससे संबंधित है। रेड रिबन एक्सप्रेस किससे संबंधित है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। रेड रिबन एक्सप्रेस इज रिलेटेड टू एड्स, है ना। तो आपको बता दें कि जो रेड रिबन एक्सप्रेस है, रेड रिबन एक्सप्रेस जो है, ये एक्सप्रेस अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस फॉर एड्स, मतलब एड्स के प्रति जागरूक रखने के लिए ये चलाया जाता है ना। जब 1 दिसंबर आता है तो उसी दिन स्टार्ट किया जाता है। और ये क्या किया जाता है दोस्तों? रेड रिबन एक्सप्रेस की वजह से चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए हम लोग बात करते हैं। 7 अप्रैल 1948 को WHO इस्टेब्लिश हुआ। WHO इस्टेब्लिश हुआ मतलब इसकी स्थापना हुई या इस्टेब्लिश हुआ।
और इसमें 193 कंट्री इस समय क्या है बेटा, मेंबर है इस वक्त। भारत भी इसका मेंबर है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है बेटा, जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड है। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। ओके गाइस, चलिए, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। अब देखिए WHO का काम क्या होता है। इसका काम है कि मान लो कि दुनिया में कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है, दुनिया में किसी प्रकार का अगर हेल्थ संबंधी एक्टिविटी है, तो उस हेल्थ संबंधी एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है, WHO रेगुलेट करता है। ठीक है बच्चा, तो याद रखिएगा। अगला है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से, ठीक है, नेत्रदान में दाता के आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित या ट्रांसप्लांट किया जाता है। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज ट्रांसप्लांटेड। पहला है कार्निया, दूसरा है लेंस, तीसरा है रेटिना, चौथा है पूरी आंख। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो नेत्रदान में दाता के किस हिस्से का या कौन सा पार्ट दान किया जाता है। चलिए, ओके गाइस, तो कार्निया दान किया जाता है। क्या दान किया जाता है, कार्निया। और आपको पता है कि कार्निया दान करते हैं या कार्निया ही लगाया जाता है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर पूछ लेता है हृदय या हार्ट में क्या ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो हार्ट में ट्रांसप्लांट किया जाता है बेटा पेसमेकर। क्या बेटा, पेसमेकर लगाया जाता है। और पेसमेकर एक्चुअली में कहते किसको हैं, SA नोड को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों, SA नोड। SA नोड का मतलब होता है साइनो आर्टरियल नोड। क्या है, साइनो आर्टरियल नोड, साइनो आर्टरियल नोड भैया। ओके, तो ये बात आपको याद रखना। नेक्स्ट, पेसमेकर निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना, पेसमेकर इज आल्सो नोन फॉर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो जो पेसमेकर होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, पेसमेकर को किस नाम से जानते हैं। पहला है SA नोड, AB नोड, हिस की पोटली या हिस की पोटली, कॉरेट, टेंडाइल। तो आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो SA नोड हो जाएगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतया जिम्मेदार हैं। आपको बताना है जो पेड़ पौधा होता है, प्लांट्स है ये, और इस प्लांट्स में जाइलम का काम क्या है। तो आपको बता दें कि प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम दो मेन टिश्यू होते हैं। जाइलम होता है, दूसरा क्या होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। क्या है भैया, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, मतलब अस्थाई जटिल ऊतक है। जाइलम का काम क्या है ये जान लीजिएगा भैया, और फ्लोएम का काम क्या है ये भी जान लीजिएगा भैया। जाइलम का काम है वाटर कंडक्शन कराना या वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम क्या है बेटा, फूड का कंडक्शन कराना।
ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? एग्जैक्टली। ओके, तो ये बात आपको समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधे में जीवन होता है? Who invented that there is the life in plant? किसने बताया कि पेड़ पौधे में जीवन होता है? ऐसा किसने बोला बच्चा? जल्दी बताओ, किसने बताया कि पेड़ पौधे में जीवन होता है? ओके, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ, ये क्रिस्कोग्राफ जो है ये देश किसकी है? जेसी बोस की है, जगदीश चंद्र बोस की है। और जगदीश चंद्र बोस ने क्रिस्कोग्राफ बनाया था ग्रोथ नापने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? मेजर ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। ग्रोथ इन प्लांट, प्लांट में ग्रोथ मेजर करने के लिए जगदीश चंद्र बोस ने क्रिस्कोग्राफ बनाया था। और इन्होंने ही पहले बताया था कि प्लांट्स में लाइफ होता है, प्लांट्स में लाइफ होता है। ये बात आपको याद रखना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ठीक है। चलिए, रॉबर्ट कोच ने भैया बैक्टीरिया पर बहुत काम किया, फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी पर काम किया, और लुई पास्चर ने भी केमिस्ट्री पर जैसे पास्चराइजेशन दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ों दिया है इन्होंने। निम्नलिखित में विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? बताओ भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? पहला है कमल या लोटस, सूरजमुखी, सनफ्लावर, रेफ्लेशिया, या फिर ग्लोरी लिली। तो आपको पता है लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, ये आपको बताना है। इसमें सभी लोग जल्दी से बताइएगा, लार्जेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इस धरती का सबसे बड़ा फूल जो है वो क्या बेटा? रेफ्लेशिया है। क्या बेटा? रेफ्लेशिया है। ओके, विक्टोरिया रेफ्लेशिया है ना। चलिए, अगर पूछ लेता कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है वो बोल्फिया है। क्या है बेटा? बोल्फिया है। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प या नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो आपको पता है नेशनल फ्लावर क्या है बेटा? कमल है या लोटस है। और लोटस क्या होता है बेटा? हाइड्रोफाइट होते हैं। लोटस क्या है बेटा? हाइड्रोफाइट है। हाइड्रोफाइट उनको बोलते हैं जो प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं, उनको हाइड्रोफाइट बोला जाता है। और इस कमल का वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम क्या है? नीलम्बो न्यूसीफेरा है। नीलम्बो न्यूसीफेरा है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नीलम्बो न्यूसीफेरा इज द आंसर। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, सूरजमुखी की बात करेंगे भैया। तो सूरजमुखी की एक बहुत खास बात है, ये क्या होता है बेटा? फोटोट्रॉफिक होता है, मतलब जिधर प्रकाश होता है उधर की तरफ ये भागता है, ठीक है बच्चा। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है, जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? व्हाट इज जोनास साल्क नोन फॉर? आपको बताना है कि जो जोनास साल्क हैं ये किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। आपको बताना है भैया कि जोनास साल्क किसके लिए जाने जाते हैं। तो आइए भैया, जोनास साल्क ने पोलियो का वैक्सीन बनाया था। सबसे पहले पोलियो का वैक्सीन किसने बनाया था? तो आपको पता होना चाहिए जोनास साल्क ने बनाया था। तो आइए हम लोग बात करते हैं पोलियो के वैक्सीन की। किसकी बात करते हैं भैया? पोलियो की वैक्सीन की बात। तो पोलियो की वैक्सीन दो टाइप के होते हैं, आपको पता है। एक तो होता है बेटा इंजेक्शन, जो सुई लगाया जाता है, और दूसरा क्या होता है बेटा? ओरल ड्रॉप होता है। दूसरा क्या होता है? ओरल ड्रॉप्स होता है। तो जो इंजेक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, उसको बता देते हैं किसने बनाया था? जोनास साल्क ने बनाया था। जोनास साल्क ने बनाया था। लेकिन ओरल ड्रॉप की अगर हम बात करेंगे भैया, तो आइए ओरल ड्रॉप किसने बनाया था? तो यह भी आपको बता देते मेरे प्यारे बच्चों। ओरल ड्रॉप बनाया था अल्बर्ट सेबिन ने बनाया था। अल्बर्ट सेबिन ने बनाया था।
जोनास साल्क ने बनाया था इंजेक्शन पोलियो का टीका, और अल्बर्ट शेबिन ने, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये पोलियो के टीके के लिए जाना जाते हैं। चेचक का टीका किसने बनाया था बेटा? एडवर्ड जेनर ने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अगर हो तो जल्दी से बताइएगा। एडवर्ड जेनर ने बनाया। ओके गाइस, चलिए आपको बता दें 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो मुक्त हो गया, भारत पोलियो फ्री हो गया है। तो भारत पोलियो फ्री हो गया है कब? 27 मार्च 2014 को। रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? रॉबर्ट वेबस्टर इज नोन फॉर हिज वर्क इन वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो आपको बताना है, पहला है हृदय विज्ञान या कार्डियोलॉजी, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एड्स, अल्जाइमर। आपको बताना है किसके लिए फेमस थे रॉबर्ट वेबस्टर। तो रॉबर्ट वेबस्टर जी जो थे वो इन्फ्लुएंजा वायरस पर इन्होंने बहुत काम किया है। किस पर? इन्फ्लुएंजा वायरस। और आपको पता है इन्फ्लुएंजा वायरस जो है जब किसी इंसान के अंदर है ना इन्फेक्ट होता है तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है ना, पूरा ब्रेन सिस्टम डैमेज कर देता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने किया था? हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया। आपको बताना बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? पहला लिखा हुआ है फ्लेमिंग, दूसरा लिखा हुआ है लैम्बल, तीसरा लिखा हुआ है टेमिंग, चौथा लिखा हुआ है लीवेनहॉक। तो आपको बता दें कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, डिस्कवरी किसने किया था? तो बैक्टीरिया की जो खोज किया था वो किसने किया था बेटा? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। अब आपसे पूछा जाए द टर्म बैक्टीरिया वाज कॉइन्ड बाय, बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो द टर्म बैक्टीरिया वाज कॉइन्ड बाय एरनबर्ग, एरनबर्ग ने किया था। तो ये भी बात आपको याद रखना है, किसने दिया है? एरनबर्ग ने दिया है। तो द टर्म बैक्टीरिया वाज कॉइन्ड बाय एरनबर्ग एंड बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ओके, अब आपको बता दें बेटा बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। दूसरी बात है ये प्रोकैरियोटिक है। क्या है? प्रोकैरियोटिक है। दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो क्या है? ये प्रोकैरियोटिक। जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है उनको RH व्हिटेकर ने किस में रखा है? जिनमें RH व्हिटेकर ने उनको किस में रखा है? तो RH व्हिटेकर ने उनको रखा है मोनेरा में रखा है। किस में रखा है बच्चा लोग? मोनेरा जगत में रखा है। तो बैक्टीरिया बिलोंग टू मोनेरा। ओके, चलिए, तो ये बात आपको याद रखना। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। इन प्लांट द जाइलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो याद करने का तरीका, जा से जाइलम, जा से जल, फा से फ्लोएम, फा से फूड। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो जाइलम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कैरी वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कौन करता है? जाइलम करता है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है बेटा? तो फ्लोएम करता है। अगर ये वाला पूछ लिया जाता तो क्या हो जाता आंसर? फ्लोएम हो जाता। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्रीशन फॉर द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। सबसे पहले तो हम आपको इंसेक्ट बताते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं आर्थ्रोपोडा, किसकी बात करते हैं? आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के 4 क्लास होते हैं। आर्थ्रोपोडा के कितने क्लास होते हैं? 4। पहला है क्रिस्टेशिया, मायरीपोडा, इंसेक्टा और एकिडना। फिर से सुनिएगा, क्रिस्टेशिया, मायरीपोडा, इंसेक्टा और एकिडना। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इंसेक्टा। तो इंसेक्टा की अगर हम बात करेंगे, इसी इंसेक्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? कीट वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कीट वर्ग। और इस कीट वर्ग की खास बात क्या है कि 3 पेयर्स लेग होते हैं।
3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं उनको ही कीट कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, जिनमें 3 जोड़ी पैर पाया जाता है उन्हीं को इंसेक्ट्स कहा जाता है। अब इंसेक्ट्स में कौन कौन आता है सुन लीजिएगा, जूं, खटमल, मच्छर, तितली, लाख, लाख का ल्यूसीफर जिसको बोला जाता है, इसके अलावा मक्खी, मधुमक्खी, टिड्डा, ग्रॉस हॉपर, ये सब इंसेक्ट्स में आते हैं। तो इसमें इंसेक्ट्स कौन है बेटा, ये कहीं तो यही है, लाख का कीट जो है वही लाख निकालता है। बाकी मूंगा इंसेक्ट नहीं है बल्कि मूंगा सीलेंट्रेटा है। मोती पर्ल जो है ये किससे निकलता है बेटा, पल वेस्टर से, जो कि मोलस्का है। गोंद या गम जो है वो प्लांट से निकलता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे लगता है ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा कि निम्न में कौन सा कीट नहीं है, निम्न में कौन सा कीट नहीं है, कौन सा कीट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट। पहला ऑप्शन है मधुमक्खी, दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, दूसरा ऑप्शन है बिच्छू, तीसरा ऑप्शन है तितली, चौथा ऑप्शन है आपका टिड्डा, है ना। तो हनी बी, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई और क्या है गाइस, ग्रॉस हॉपर। तो कौन नहीं है, बिच्छू। ये किस में रखा गया, एकिडना में रखा गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कुछ हद तक। चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या है, आर्कियोप्टेरिस क्या है, व्हाट इज आर्कियोप्टेरिस। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी बताइएगा कि आर्कियोप्टेरिस क्या है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आर्कियोप्टेरिस को क्या बोला जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स या रेप्टिलिया एंड बर्ड, रेप्टिलिया एंड बर्ड। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। अब याद रखिएगा, जुरासिक युग का पुरातन पक्षी है, जुरासिक काल का सरीसृप है, ट्रायसिक काल का एक सरीसृप है, या फिर ट्रायसिक काल का जुरासिक काल का, दोनों काल का एक सरीसृप। तो ये बात आपको याद रखना है। एंशियंट बर्ड है क्योंकि इसमें बर्ड का भी कैरेक्टर पाया जाता है और रेप्टिलिया का, मतलब ये रेंग भी सकता है और उड़ भी सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कहा जाएगा व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, आपको बताना है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो एक तरह का देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोपोनिक्स, चलिए एक एक करके बता देते हैं बेटा। हाइड्रोपोनिक्स, ओके, प्लांट्स ग्रो इन वाटर विदाउट सॉइल, विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के पानी में पौधे को उगाना क्या कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। जैसे सिंगाड़ा, वाटर हाइसेंथिया, ये सब आ जाते हैं। एक होता है बेटा एरोपोनिक्स, क्या होता है बेटा, एरोपोनिक्स, प्लांट्स ग्रो इन एयर विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के हवा में पौधे को उगाना क्या कहलाता है बेटा, जैसे मनी प्लांट, क्या बेटा, मनी प्लांट इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञात करने की विधा को कहते हैं। द मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट ओल्ड एज एंड टाइम इफेक्ट इज कॉल्ड। सीधा सीधा कहा जाए कि बुजुर्गों के लिए या बुजुर्गों के बारे में पढ़ना विज्ञान की कौन शाखा है? पहला ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिएगा बच्चा। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? जेरेंटोलॉजी हो जाएगा। क्या होगा? जेरेंटोलॉजी हो जाएगा। तो जेरेंटोलॉजी में ओल्ड एजेस का स्टडी करते हैं। आइए, ऑन्कोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं बेटा? कैंसर की स्टडी करते हैं। टेरेटोलॉजी में लिविंग की बिहेवियर, एनिमल की बिहेवियर का स्टडी करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स की स्टडी करते हैं। आपको पूछा जाए कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? क्या आप लोग बता सकते हो कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक दिया हुआ एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इधर दिया शहद और मक्खी, हनी बी, और सिल्कवर्म, लाख का कीड़ा या फूल। तो इसका आंसर कौन सा है? पिसीकल्चर। ये गलत है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पिसीकल्चर की अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे? पिसीकल्चर की अगर हम बात करें, तो पिसीकल्चर में हम किसके बारे में जानते हैं भैया? किसका प्रोडक्शन करते हैं? फिश का प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन करते हैं, मछली का उत्पादन करते हैं, फिश प्रोडक्शन। देखो, एपीकल्चर हनी बी, सेरीकल्चर सिल्कवर्म, हॉर्टिकल्चर में फूल, फल, सब्जी सब आ जाता है। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रीनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, और फलों की खेती पोमोलॉजी। आपको बताना इसमें कौन सा सही नहीं है। चलिए, तो बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। ओके गाइस, तो आइएगा बच्चों, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही है। फलों की खेती फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये भी सही है। फलों की खेती ये गलत है। फलों की खेती जो है ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा बच्चा, क्योंकि फलों की जो खेती होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाती है? तो फलों की खेती कहलाती है पोमीकल्चर, ना कि पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या है बेटा? पोमीकल्चर कहा जाता है।
और जो पोमोलॉजी है ये फलों का अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। तो ये बात आपको याद रखना है। ओके गाइस, चलिए निम्नांकित विषयों में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन से संबंधित? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा ऑफ पॉपुलेशन एंड मैनकाइंड? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? डेमोग्राफी या जननकी होगा। क्या होगा? डेमोग्राफी होगा या क्या होगा बच्चों? जननकी हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो ये बात आपको याद रखें। तो डेमोग्राफी में जैसे हम लोग की जनगणना होती है उसको डेमोग्राफी कहा जाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं भैया किसकी? पारिस्थितिकी में, इकोसिस्टम की बात करेंगे, इकोलॉजी की बात करेंगे। क्या है इसकी पूरी समझिएगा। इकोलॉजी की अगर हम बात करें बेटा तो जरा ध्यान से देखिएगा। इकोलॉजी जो है इसमें हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड नॉन बायोटिक या अबायोटिक, या रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, या रिलेशन बिटवीन या इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड इट्स अराउंड, या लिविंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट, है ना। इन सब के बारे में स्टडी है। जो इकोलॉजी है इस वर्ड को दिया था कॉल रिटर ने दिया था। किसने दिया था? कॉल रिटर ने दिया था। आपको पता है कॉल रिटर वॉज एन इन्वायरमेंटलिस्ट। और जो है अगर हम लोग बात करें इस इकोलॉजी वर्ड को डिफाइन किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैक्कल ने किया था। फादर ऑफ इकोलॉजी किसने दिया था भैया? तो फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? एजी टांसले को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्र जी को कहा जाता है। और डीप इकोलॉजी किसकी देन है? तो अर्नेस्ट नीस का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? अर्नेस्ट नीस का नाम लेंगे। ठीक है गाइस, चलिए तो मुझे लगता है बहुत कुछ सीख गए होंगे आप लोग। अगला है निम्नलिखित में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीजन? आपको बताना है एंटीजन की मूल विशेषता क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा कि एंटीजन की मूल विशेषता क्या है भैया। चलिए पहला है हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करता है। दे इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है। दे इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। वे इंसुलिन को नष्ट करते हैं। दे डिस्ट्रॉय द इंसुलिन। तीसरा वो प्रतिरक्षियों के विरुद्ध काम करते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर बी होगा। वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी है ना, बीमारियों से लड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। ऑल द ब्लड इन द बॉडी गेट मिक्स थ्रू द किडनी। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। ऑल द ब्लड इन द बॉडी ओके शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ऑल द ब्लड इज द बॉडी इज प्यूरिफाइड थ्रू द किडनीज। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज मेड थ्रू द किडनीज। अब आपको आंसर देना होगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चा? जल्दी बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी हो जाएगा। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से जो है प्योर होता है। अब आपसे पूछा जाएगा स्टडी ऑफ किडनी
स्टडी ऑफ किडनीज। किडनी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको क्या बोला जाता है बेटा? नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तब आप क्या बताओगे बेटा? नेफ्रॉन बता दोगे। क्या बताओगे? नेफ्रॉन बता दोगे। ओके, चलिए नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। आपको विचार करना है इस स्टेटमेंट पे। ओके गाइस, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अच्छा प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, मजा आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। कह रहा है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। पहली लाइन। दूसरी लाइन दिया हुआ है, इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो क्लियरली आप बताइए ये सब किसके बारे में बात कही गई है भैया? बताओ भैया किसके बारे में बात कही गई है? तो ये सब बात कही गई है बेटा स्प्लीन के, सॉरी पैंक्रियाज के लिए। ये नहीं, पैंक्रियाज के लिए। तो पैंक्रियाज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसके रस विशेष प्रकार की कोशिकाओं से, जैसे एसनी सेल, अल्फा बीटा गामा सेल, और इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। डेफिनेटली भैया पैंक्रियाटिक जूस को ही पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। आपको बताना है कि लाइट एनर्जी जो होती है, लाइट एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में बदलता है। केमिकल एनर्जी, सॉरी केमिकल एनर्जी में बदलता है। कौन बदलता है भैया? जल्दी बताइएगा। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस बदलता है ना। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कौन बदलता है, तब आप बता दोगे बेटा रिस्पायरेशन या श्वसन बताओगे। रिस्पायरेशन या श्वसन बता दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? पहला है थायरॉक्सिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा इंसुलिन, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन्स है जो प्लांट हार्मोन्स है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर दीजिएगा। तो आइए गाइस, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन्स है, बाकी एनिमल हार्मोन्स है। और प्लांट में साइटोकाइनिन का काम क्या है? सेल डिवीजन करना। क्या करना? सेल डिवीजन करना या कोशिका का विभाजन करना। क्या करना? सेल डिवीजन करना या कोशिका का विभाजन। ओके गाइस, इसके बाद आते हैं, इस क्वेश्चन को रहने देते क्योंकि बहुत इस पे गड़बड़ी कर दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इधर दिया ऑक्सीटोसिन को हार्मोन से मिलाया गया, एस्पर्टेम संश्लेषित मधुरक या कृत्रिम स्वीटनर, न्यूप्रीन विशिष्ट रबर स्पेशलाइज रबर है, या फिर नियॉन स्थानांतरित स्टार्च या मॉडिफाइड स्टार्च है। ये आपको बताना आंसर क्या होगा। सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर दीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन।
ओके गाइस, चलिए तो इसका आंसर क्या गलत है भैया? रेयान, रेयान गलत है। ये रेयान सिंथेटिक फाइबर है। क्या बेटा? सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। क्योंकि जो वायरस होता है, ये वायरस इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को, एनिमल्स को, और किसको इफेक्ट करता है बेटा? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। आपको मिलाने को दे दिया गया है कि जरा मिला के बताओ बच्चा। इधर दिया है ईसीजी, इधर दिया है ईईजी, इधर दिया ईसीजी, इधर दिया ईओजी, इधर दिया है ईएमजी, इधर दिया है मांसपेशियां, मसल्स, आईज, मस्तिष्क या ब्रेन, हार्ट। आपको बताना है। तो आइए हम एक एक करके बताते हैं। ईईजी, ईईजी इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राम। ओके, दूसरा क्या दिया है? ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ओके, अगला क्या है बेटा इसमें? अगला है ईओजी, इलेक्ट्रो मायोग्राम। और अगला क्या है बेटा? सॉरी, ये ईएमजी का है, ईएमजी का है। ईओजी का क्या है? इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम। तो अब ईईजी का संबंध किससे? ब्रेन से है। ईसीजी का संबंध हार्ट से है, और ईओजी का संबंध आंख से है, और ईएमजी का संबंध मतलब जो हमारी मस्तिष्क की जांच की जाती है उसका नाम है ईईजी। ईसीजी की बात करेंगे, ईसीजी की जो जांच की जाती है वो हार्ट से रिलेटेड है, ईओजी आंख से संबंधित है, और ईएमजी मसल से संबंधित। तो पहला का तीसरा कौन सा सही है? ओके गाइस, चलिए, तो ये क्वेश्चन अच्छे थे आपके लिए, बिल्कुल मजा आ गया होगा, सेशन जबरदस्त चल रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कभी तो नूर फैलेगा तेरे कागज से दुनिया में, कभी तो नूर फैलेगा, कभी तो नूर फैलेगा तेरे कागज से दुनिया में, लिख जा जब तलक तेरे कलम में रोशनाई है, लिखे जा जब तलक तेरे कलम में रोशनाई है। तो प्यारे दोस्तों, जरूर जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी जिंदगी को बहुत आगे तक ले जाइए। एक बार फिर से सुन ले, कभी तो नूर फैलेगा तेरे कागज से दुनिया में, कभी तो नूर फैलेगा तेरे कागज से दुनिया में, लिखे जा जब तलक तेरे कलम में रोशनाई है। ओके गाइस, चलो तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, सही बात है। दूसरा कह रहा है कि हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। कॉलेरा डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, सही बात है। तीसरी बात कहता है एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। यहाँ पर बात गलत है, तो बात गलत है। गद्दारों ने लूट लिया, आती जाते ऐसे क्वेश्चन ने हमको लूट लिया। तो एथलीट फुट जो है दोस्तों वो विषाणु वायरस से नहीं होता है, बल्कि फंगस से होता है, या फंगाई से होता है, या कवक से होता है। ओके गाइस, किससे होता है? फंगाई या कवक से होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है बेटा, चलिए तो इसका आंसर पहला सही, दूसरा तीसरा गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही। निम्नलिखित में से कौन सा, सुमेलित करिए, आपको दिया गया है कोड से मैच करके आपको बताना है। पहला दिया है मलेरिया, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस और रिंगवर्म। इधर दिया फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। अब आपको बताना आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो अगर हम लोग मलेरिया की बात करेंगे तो मलेरिया किससे होता है बेटा? प्रोटोजोआ से होता है। पोलियो किससे होता है बेटा? वायरस से होता है। और तपेदिक या टीबी किससे होता है बेटा? बैक्टीरिया से होता है। और रिंगवर्म जो होता है वो फंगाई या कवक से होता है। ओके, तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। पोलियो वायरस से होता है। तपेदिक या टीबी जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के किससे होता है बेटा? तो आपको बता देना है बेटा, बैक्टीरिया से। दाद एस्परजिलस नाम के फंगाई या कवक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर दिया हुआ है लिस्ट 1, इधर दिया है लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कहता है हीमोफीलिया, डायबिटीज, रिकेट्स और रिंगवर्म। लिस्ट 2 में कहता है हीनता जन्य रोग या डिफिशियंसी डिजीज, आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज, हार्मोन्स की गड़बड़ी, हार्मोनल डिस्टरबेंस या डिसऑर्डर। अगला है और कवकी संक्रमण या फंगल इन्फेक्शन। आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। चलो बच्चा, आंसर क्या होगा आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। तो आइए, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक रोग है। डायबिटीज हार्मोन में दिक्कत हो जाती है, इंसुलिन नाम के हार्मोन में अगर दिक्कत हो गई तो हमको डायबिटीज हो जाएगा। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है। और रिंगवर्म जो है वो फंगल डिजीज है। ओके, तो पहला का दूसरा आंसर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। दूसरा का तीसरा, इसमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, प्लीज तो माफी चाहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग या आर्थराइटिस निम्नलिखित में किसके जमाव से होता है? आर्थराइटिस इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी इज कॉज्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है जो गठिया रोग होता है वो किसके जमाव से होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जरूर दीजिए। गाउट या गठिया रोग है ना, या आर्थराइटिस किससे होता है? तो याद रखिएगा बेटा, यूरिक एसिड के जमाव से। किसकी जमाव से? यूरिक एसिड। देखिए, जब हम आप प्रोटीन खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो प्रोटीन क्या होता है, किस में टूटता है बेटा? अमीनो एसिड में टूटता है। और अमीनो एसिड किस में टूटता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में टूटता है। तो ये नाइट्रोजन वाटर के साथ क्रिया करता है, पानी के साथ, और पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? NH3 अमोनिया बनाएगा। और यही अमोनिया किस में बदल जाता है? यूरिया और यूरिक एसिड में बदल जाता है। और इसी यूरिक एसिड से क्या हो जाता है भैया?
है ना, गाउट डिजीज हो जाता है। और गाउट डिजीज जोड़ों में, है ना, गठिया रोग है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि धनी व्यक्तियों का रोग किसे कहा जाता है, धनी लोगों का रोग किसे कहा जाता है, धनी लोगों का रोग किसे कहते हैं, तो किसको बोलते हैं बेटा, गाउट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, गाउट से। तो आपसे पूछा जाएगा धनी लोगों का रोग किसे कहा जाता है, तो गाउट को कहा जाता है। या डिजीज ऑफ रिच मैन किसे कहा जाता है, गाउट को कहा। तो गाउट गाउट क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है। कौन सा सही सुमेल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। पहला है कोबाल्ट 60, शरीर के अंतरंग के आवर्त का उपचार। ओके, कोबाल्ट 60, द ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरनल ट्यूमर। आयोडीन 131, थायराइड के कैंसर का उपचार। फास्फोरस 32 जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। गोल्ड 198 रेटिना ट्रीटमेंट के लिए। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो आपको बता दें बच्चा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, डी, क्योंकि गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है सेक्सुअल डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब जो भी है सेक्सुअल डिजीजेस होते हैं उनके उपचार के लिए किया जाता है। ओके, चलिए आपको मैं बता दूं कि आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है ट्यूमर ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए भैया, ट्यूमर ट्रीटमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन आपको मिलाने को आ रहा है, फिर से मिलाइए भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। इधर दिया है बीमारी और उससे दिया वो प्रभावित होने वाला अंग। इधर दिया है मलेरिया में क्या इफेक्ट होता है, फाइलेरिया में क्या इफेक्ट होता है, इंसेफेलाइटिस में क्या इफेक्ट होता है और ल्यूकेमिया में क्या इफेक्ट, ये आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है सभी प्यारे बच्चे। चलिए, तो मलेरिया में क्या इफेक्ट होता है बेटा, आरबीसी एंड स्प्लीन इफेक्ट होता है। ओके गाइस, फाइलेरिया में क्या इफेक्ट होता है, तो फाइलेरिया में लिम्फ ग्लैंड या लिम्फेटिक ग्लैंड इफेक्ट होता है। इंसेफेलाइटिस से क्या इफेक्ट होता है बेटा, ब्रेन इफेक्ट होता है। और ल्यूकेमिया में बोन मैरो इफेक्ट होता है। तो मलेरिया का पांचवा, पहला का पांचवा, दूसरा का चौथा, पहला का पांचवा, दूसरा का चौथा, तीसरा का कौन सा हो जाएगा बेटा, ब्रेन, तीसरा का दूसरा, तीसरा का दूसरा हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। आपसे पूछा जाए कि अगर किसी को मायोपिया हो जाए तो क्या होगा। मायोपिया को हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, क्या भैया, निकट दृष्टि दोष। ओके, और निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करें दोस्तों, किसकी बात करें, निकट दृष्टि दोष की बात करें, तो इसमें पास का दिखता है, सॉरी पास नहीं दिखता है, पास दिखता है दूर नहीं दिखता है, पास दिखता है दूर नहीं दिखता है, दूर नहीं दिखता है, पास दिखता है दूर नहीं दिखता है। बेटा समझ में आया, तो पास दिखता है और दूर नहीं दिखता है, तो ये बात आपको याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि नजदीक वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं तो उसको निकट दृष्टि दोष। अब ये बात, अब आपसे पूछा जाएगा कि मायोपिया का करेक्शन कैसे किया जाता है, तो मायोपिया का करेक्शन किया जाता है अवतल लेंस लगाकर। अवतल मतलब कॉनकेव लेंस लगाकर, ठीक है बेटा।
और अगर वो पूछ लेता कि हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया कहो चाहे दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष में क्या दिक्कत होती है ये मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो दूरदृष्टि दोष में जरा बच्चा ध्यान दीजिएगा। इसमें दूर का पास क्लियर दिखता है, दूरी दिखती है, दूर दिखता है बट पास नहीं दिखता है, पास नहीं। और इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का, इसके करेक्शन। निम्नलिखित में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होता है? आपको बताना है कि आखिर क्या मिला, कौन कौन सा क्रोमोसोम मिल जाता है जिससे मेल पैदा होता है, मेल पैदा होता है। आपको आंसर देना है, बढ़िया कुछ। तो आपको बता दें, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कराते थे। मेल जो होता है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम, और फीमेल जो होता है बेटा वो क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स डिटरमाइन कौन कराता है, सेक्स कौन डिसाइड करता है, मेल क्रोमोसोम करता है। कौन करता है बेटा, मेल क्रोमोसोम करता है। कौन करता है, मेल क्रोमोसोम करता है। ओके, कौन करता है दोस्तों, मेल क्रोमोसोम करता है। सेम क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। लैक्टोबैसिलस दिया है, राइजोबियम दिया है, और ईस्ट दिया है, एस्परजिलस दिया है। इधर दिया अल्कोहल उत्पादन, सिट्रिक एसिड, और इधर दही बनाने में और नाइट्रोजन स्थितिकरण में। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो लैक्टोबैसिलस का काम क्या है, दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना लैक्टोबैसिलस का काम है। राइजोबियम का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। क्या करना भैया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। ईस्ट का काम क्या है बेटा, हाँ, ईस्ट का काम है सिट्रिक एसिड के निर्माण में मदद करना, और अल्कोहल एस्परजिलस से बनता है। ओके, तो आप देख सकते हो पहला का दूसरा, पहला का तीसरा, पहला का तीसरा, केवल यही से। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वो सांस लेते? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव ब्लड बट कैन ब्रीथ? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर दीजिएगा, क्या होगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो फाइलम सीलेंट्रेटा संघ का जंतु, चाहे सीलेंट्रेटा कहो और चाहे कहो निडेरिया, सीलेंट्रेटा या निडेरिया। ओके, और सीलेंट्रेटा या निडेरिया, इसमें ब्लड नहीं होता फिर भी ये सांस लेता है, इसमें ब्लड नहीं है फिर भी ये सांस लेता है। ओके गाइस, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। तिलचट्टा या काकरोच की अगर हम बात करें तो भैया ये आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा है, और इसमें रिस्पायरेटरी पोर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रिस्पायरेटरी पोर्स या श्वसन छिद्र पाया जाता है। अर्थवम या केचुआ की बात करेंगे तो बेटा ये एनालिडा है। क्या है, एनालिडा है। और एनालिडा जो है ये स्किन से रिस्पायरेशन करता है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करता है। मछली जो है ये किस में है बेटा, पिस्सीस में है,
पिस्सीज के। और पिस्सीज की बात करेंगे बेटा तो ये किससे करता है, गिल्स से रिस्पायरेशन करता है। गिल्स मतलब गलफड़े से रिस्पायरेशन। अगला क्वेश्चन, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं द सब्सटेंस दैट कैन बी यूज एज द एनेस्थेटिक। पहला है क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बताना है कौन है जो है इस्तेमाल होता है एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट लेंगे, ब्रेक करेंगे, देन हम आपको फिर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाला क्लोरोफॉर्म है और कौन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। पहला और दूसरा सही है। ओके गाइस, बस 5 मिनट का समय दीजिए, मैं तुरंत आता हूँ क्योंकि देर हो गई है। थोड़ा फ्रेश व्रेश होके 2 मिनट में आते हैं। धन्यवाद।
हेलो गाइस, वंस अगेन आफ्टर ब्रेक। तो आइए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है इधर दिया हुआ लिस्ट वन की प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, एक्सरेशन, मिनरल एक्सट्रैक्शन, खनिज उद्ग्रहण, श्वसन, रिस्पायरेशन, प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस। तो आइए, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है बेटा? माइटोकांड्रिया में होता है। देखो, सूत्र कणिका को ही माइटोकांड्रिया बोला जाता है, माइटोकांड्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? माइटोकांड्रिया हो जाएगा। खनिज उद्ग्रहण कहाँ होता है? जीवद्रव्य में, मतलब प्रोटोप्लाज्म में होता है। श्वसन, रिस्पायरेशन कहाँ होता है मेरे प्यारे दोस्तों? सॉरी, माफी चाहेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ पर होता है। गलती से मुझे निकल गया, प्रकाश। और खनिज उद्ग्रहण कहाँ होता है? जीवद्रव्य की कला में, मतलब प्रोटोप्लाज्म के मेम्ब्रेन में। रिस्पायरेशन कहाँ होता है? माइटोकांड्रिया में होता है। रिस्पायरेशन कहाँ होता है? माइटोकांड्रिया या सूत्रकणिका। प्रोटीन कहाँ बनता है बेटा? राइबोसोम में बनता है। ओके गाइस, तो ये बात आपको याद रखना। चलिए, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? What does a camel use its ham for? जल के संग्रहण के लिए, टू स्टोर वाटर। वसा के संग्रहण के लिए, टू स्टोर फैट। मरुभूमि की बालू में चलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी वाइल वॉकिंग इन द सैंड ऑफ डेजर्ट। उसके बाद है बेटा तापमान के नियमन के लिए, फॉर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? जल के संग्रहण के। देखो, जो हैम्प होता है, ये हैम्प एडिपोज टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है? एडिपोज टिश्यू से बना होता है। ये बात आपको याद रखना। लिथोट्रिप्सी क्या है? व्हाट इज लिथोट्रिप्सी? पत्थर पर लिखने की कला को लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। या गुर्दे की पथरी जो है कीड़ों द्वारा तोड़ना। ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन बाय रेस। कार्बन विधि से पत्थरों की आयु का पता लगाना। या गृह प्रयोग के लिए पत्थरों को तराशना। तो आपको बताना है लिथोट्रिप्सी क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिथोट्रिप्सी जो है वो रेडिएशन से या रेस का प्रयोग करके किडनी में जो पथरी पाई जाती है उसको ब्रेक कर दिया जाता है। किडनी का जो स्टोन होता है उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। और आपको पता है किडनी का जो स्टोन होता है वो क्या है बेटा? कैल्शियम ऑक्जेलेट है। कैल्शियम ऑक्जेलेट है। ओके, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। द एज ऑफ अ ट्री इज डिटरमाइंड इन द ईयर्स, है ना। तो जो वृक्षों की आयु है उसका पता लगाया जाता है। किससे पता लगाया जाता है दोस्तों? जल्दी बताओ। वृक्षों की आयु इसके भार द्वारा, बाय इट्स वेट। इसकी ऊंचाई द्वारा, बाय इट्स हाइट। इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एनुअल। और इसकी जड़ों की लंबाई के आधार पर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए। तो आपको पता है वार्षिक वलय, मतलब देखिए प्लांट्स होता है। इस प्लांट को जब हम हॉरिजेंटली सेक्शन काटते हैं तो आपको बताते चले, जब हम लोग हॉरिजेंटली सेक्शन काटते हैं तो उसमें क्या मिलेगा दोस्तों आपको? तो उसमें मिलता है आपके रिंग्स, जिसको हम लोग कैम्बियम रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैम्बियम रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैम्बियम रिंग। इसी कैम्बियम रिंग को वार्षिक वलय या एनुअल रिंग भी कहा जाता है।
एनुअल रिंग भी कहा जाता है। और जो एनुअल रिंग है मेरे प्यारे दोस्तों, एक साल में एक बार बनता है, और जितना रिंग होगा उतने साल का पौधा होगा ये, या प्लांट होगा, वृक्ष होगा। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, अगर इस तरह से हम लोग एज का पता लगाते तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है? Leaving which one of the following is following in ponds and well help in the controlling mosquito? क्या होगा बेटा? केकड़ा, क्रैब्स, डॉगफिश, गम्बूसिया मछली या फिर घोंघा? तो आपको बता दे दोस्तों, गम्बूसिया मछली। कौन सी? गम्बूसिया। जो गम्बूसिया मछली है ये मच्छर के लार्वा को खा जाती है, मच्छर के लार्वा को ये खा जाती है। फिर से सुनिएगा, जो गम्बूसिया मछली है ये मच्छर के लार्वा को खा जाती है। ठीक है गाइस, इसीलिए इसको मॉस्किटो फिश या मच्छर मीन भी कहा जाता है, या मच्छर मछली भी इसे कहते हैं। ओके गाइस, चलिए लीवर फ्लूक या पित्त वाहिनी में रहता है। आपको पता है कि लीवर फ्लूक कहाँ पाया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर दीजिएगा कि लीवर फ्लूक कहाँ पाया जाता है? लीवर फ्लूक कहाँ पाया जाता है? घोड़े के लीवर में पाया जाता है, गाय की लीवर में, आदमी के लीवर में, या भेड़ के लीवर में पाया जाता है? तो गाइस आपको बता दें कहाँ पाया जाता है? भेड़ के लीवर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? भेड़ के लीवर में पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग बात करते हैं लीवर फ्लूक की। किसकी बात करेंगे? लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक कहते किसे हैं? फैसियोला हिपैटिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फैसियोला हिपैटिका को कहा जाता है। और ये जो फैसियोला हिपैटिका है ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज का एनिमल है। प्लेटीहेलमिन्थीज का है। किसका है? प्लेटीहेलमिन्थीज का। ये बात आपको याद रखना। ठीक है, चलिए फैसियोला हिपैटिका को लीवर में पाया जाता है भेड़ के, इसलिए इसको लीवर फ्लूक कहा जाता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन? आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। कौन है जो अपने स्किन से सांस लेता है? कौन है जो अपने स्किन से सांस लेता है? जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो ये लेता है बेटा मेढक। मेढक तीनों चीजों से सांस लेता है। एक तो बेटा गिल्स भी पाया जाता है इसमें, स्किन से भी ये रिस्पायरेशन करता है। ठीक है, और यह रिस्पायरेशन किससे और करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको बताते चले, यह रिस्पायरेशन करता है, वेरी गुड, ये रिस्पायरेशन और किससे करता है मेरे प्यारे बच्चों? एग्जैक्टली, ये रिस्पायरेशन करता है जो है लंग्स से भी करता है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अभी तक मैंने कुल 50 क्वेश्चन कराए हैं, 50 क्वेश्चन हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होगी। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर से इस नेक्स्ट क्लास में, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके रिव्यू जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।